जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल एजुकेशन पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले लेक्चर में चैप्टर नंबर 4 मैग्नेटिज्म यानी कि चुंबकत्व का चैप्टर समाप्त किया गया है। तो दोस्तों, आज हम उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों, ITI वालों की कमज़ोर बच्चों को अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं। इलेक्ट्रीशियन पढ़े सरल कॉन्सेप्ट के साथ। तो दोस्तों, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक यानी कि चुंबकत्व के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में कि किस तरह से जो है प्रश्न आते हैं टेक्निकल एग्जाम में। तो दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं करेंगे, चलिए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है कि आपेक्षिक चुंबकशीलता यानी म्यू रिलेटिव परमेबिलिटी का SI मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों, हम बात करें कि रिलेटिव परमेबिलिटी, तो रिलेटिव परमेबिलिटी का मात्रक नहीं होता है, तो इसे हम कह सकते हैं कि मात्रक रहित राशि होता है। तो दोस्तों, इसमें जो हमारा होता है एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, तो हेनरी प्रति मीटर होता है इसका मात्रक। एब्सोल्यूट परमेबिलिटी जो होता है म्यू ए, इसका मात्रक होता है हेनरी प्रति मीटर। और निर्वात में जो हमारी निरपेक्ष चुंबकशीलता होती है उसका मान भी जो है, उसका जो मान होता है 4 पाई गुणे 10⁻⁻7 4 पाई गुणे 10⁻⁻7 होता है। निर्वात में जो निरपेक्ष चुंबकशीलता का मान होता है 4 पाई गुणे 10⁻⁻7 हेनरी प्रति मीटर होता है। हेनरी प्रति मीटर होता है। तो दोस्तों, इस तरह से जो है होता है। तो दोस्तों, इसमें हम देखेंगे कि प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों, प्रेरकत्व का मात्रक हमारा हेनरी होता है। तो तीसरा प्रश्न हमारा है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है, यानी कि फाई बराबर जो हमारा फार्मूला होता है फाई बराबर BA। इस तरह से हमारा फ्लक्स का फार्मूला होता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है मैग्नेटिक रिलक्टेंस यानी कि चुंबकीय प्रत्याश को किस प्रतीक से दर्शाया जाता है। तो दोस्तों, हमारा यस प्रतीक से जो है मैग्नेटिक रिलक्टेंस यानी चुंबकीय प्रत्याश को दर्शाया जाता है। तो जो इसका हमारा फार्मूला निकल के आता है यस बराबर L/μ0μr इंटू ए हमारा क्या है एरिया, यानी इसका जो मात्रक हमारा बन के आएगा एम्पियर टन प्रति वेबर। इसको हम एम्पियर टन प्रति वेबर को हेनरी इनवर्स लिख सकते हैं, क्योंकि वेबर प्रति एम्पियर टन बराबर हमारा हेनरी होता है। तो जब ये हमारा एम्पियर और एम्पियर टन प्रति वेबर जो है उल्टा लिखा गया, तो हेनरी को जब हम उल्टा लिखेंगे 1/हेनरी, तो इस तरह से हेनरी इनवर्स लिख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं। चुंबकीय वाहक बल का मात्रक क्या होगा, यानी कि मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। तो दोस्तों, इसका जो हमारा फार्मूला होता है MMF बराबर NI। N हमारा टर्न है और I हमारा एम्पियर। तो इस तरह से एम्पियर टर्न या जो है हम गिलवर्ट भी कह सकते हैं। तो इस तरह से हमारा फार्मूला हो जाता है दोस्तों। और बात करें छठा प्रश्न, तो छठा प्रश्न हमारा दिया गया है फ्लक्स घनत्व का मात्रक यानी फ्लक्स डेंसिटी का मात्रक क्या होता है। तो फ्लक्स डेंसिटी का मात्रक जो होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो दोस्तों, B बराबर होता है φ/A। इस तरह से फाई का मात्रक होता है वेबर प्रति एरिया हमारा है क्षेत्रफल यानी मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से दोस्तों वेबर प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यदि दो समांतर धारावाही चालक में बहने वाली धारा की दिशा एक ही दिशा में हो तो उनके बीच कौन सा बल कार्य करेगा। तो दोस्तों, अगर धारा की दिशा एक ही हो तो जो है हमारा जो है इसमें आकर्षण बल कार्य करेगा 2 × 10⁻⁻7। इस तरह से जो है बल कार्य करता है। 2 × 10⁻⁻7 जो है का बल कार्य करता है कि बल से आकर्षण बल का कार्य करता है। विपरीत दिशा में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है।
इस तरह से धारा इधर जा रहा है और इधर से आ रहा है, तो ये हमारा धारा जो हो गया विपरीत दिशा में होगा। तो विपरीत दिशा में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, यानी कि रिपल्सन। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं। यदि किसी कॉइल यानी कुंडली की लंबाई द्विगुनी कर दी जाए तथा टर्नों की संख्या 2 गुनी कर दी जाए तो स्वप्रेरकत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? स्वप्रेरकत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों अगर हम मान लीजिए टर्नों की संख्या 2 गुना कर देते हैं, n बराबर 2, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा इस तरह से, और यल लंबाई को 2 गुना कर रहे हैं तो 2 गुना कर दिए तो 2 दूना 4, तब भी हमारा 2 गुना बढ़ रहा है, तो स्वप्रेरकत्व हमारा 2 गुना बढ़ जाएगा। इस तरह से हमारा स्वप्रेरकत्व यानी कि स्वप्रेरकत्व की घटना जो होगी इसमें 2 गुना बढ़ जाएगी। इस तरह से जो है हम सॉल्व कर लेते हैं फार्मूला से। फार्मूला अगर पता रहेगा आप लोगों को तो कोई भी सवाल जो है आपसे बच के जा नहीं पाएगा। तो दोस्तों फार्मूला को ध्यान से लिख लीजिएगा। अगर दोस्तों आप लोगों को समझ में न आए तो कमेंट में बताएं, और कमेंट में इसका आंसर भी देते रहें, जिससे हमें पता चले कि किस बच्चे को क्या नहीं समझ में आ रहा है। उससे जो है अगली वीडियो में हम उसको बताने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 9 नंबर प्रश्न हमारा है, फलक्स का मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों फलक्स का मात्रक वेबर होता है, यानी कि फाई बराबर बी ए। ये देखिए अभी जो है हमारा ये प्रश्न रिटर्न आ गया, दोबारा जो है रिपीट हो रहा है, तो फाई बराबर बी ए, फलक्स का मात्रक क्या हो जाएगा, वेबर। इस तरह से दोस्तों हम ज्ञात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये सब याद करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों इसमें हमारा जो 10 नंबर प्रश्न है, रिलक्टेंस यानी प्रत्याश का विपरीत क्या होता है? तो प्रत्याश का विपरीत हमारा परमियंस होता है। तो दोस्तों इस तरह से जो है ये सब याद करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों इसमें हमारा 11 नंबर प्रश्न है, वैद्युत सर्किट में धारा चुंबकीय सर्किट में किसके बराबर होता है? वैद्युत सर्किट में धारा और चुंबकीय सर्किट में किसके बराबर होगा? वैद्युत सर्किट में जो धारा है वो चुंबकीय सर्किट में किसके बराबर होगा? तो वैद्युत सर्किट में धारा होता है और चुंबकीय परिपथ यानी कि चुंबकीय सर्किट में हमारा फ्लक्स होता है। तो दोस्तों इस तरह से होता है। तो नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं कि किसी भी मशीन में सिलिकॉन स्टील का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि हिस्टैरिसीस कांस्टेंट का मान जो होता है 0.001 होता है। तो इस तरह से जो है मशीन में सिलिकॉन स्टील का प्रयोग हम करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, किसी वैद्युत परिपथ में धारा प्रवाह का विरोध प्रतिरोध करता है तो चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स स्थापन का विरोध कौन करता है? तो चुंबकीय परिपथ में जो है फ्लक्स स्थापन का विरोध कौन करता है? वैद्युत धारा का प्रवाह जो होता है प्रतिरोध करता है, तो चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स स्थापन का विरोध हमारा रिलक्टेंस करता है। तो दोस्तों इस तरह से वैद्युत परिपथ एवं चुंबकीय परिपथ का गुण होता है। वैद्युत परिपथ में कुछ अलग गुण है और चुंबकीय परिपथ में कुछ अलग गुण होते हैं। तो इस तरह से होते हैं। चलिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, किसी पदार्थ के लिए चुंबकीय तीव्रता यानी मैग्नेटिक इंटेंसिटी तथा चुंबकीय बल का अनुपात क्या कहलाता है? यानी कि चुंबकीय प्रवृत्ति कहलाता है। क्या? चुंबकीय प्रवृत्ति यानी चुंबकीय तीव्रता यानी मैग्नेटिक इंटेंसिटी तथा चुंबकीय बल का अनुपात क्या कहलाता है? तो चुंबकीय प्रवृत्ति कहलाता है। तो चुंबकीय प्रवृत्ति के बराबर होता है I/H। तो I बराबर हम लिख सकते हैं M/A और H बराबर होता है Ni/L। तो इस तरह से M और L हमारा ऊपर गुणा हो जाएगा और A हमारा नीचे गुणा हो जाएगा इस तरह से। तो जो हमारा मात्रक निकल के आएगा हेनरी प्रति मीटर। तो दोस्तों इस तरह से निकल के आ जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा जो है 15 नंबर है। तो कह रहा है कि जिस पदार्थ की धारण शक्ति उच्च होती है वह कौन सा चुंबक बनाने में उपयुक्त किया जाता है? तो दोस्तों धारण शक्ति उच्च होती है तो ये हमारा अस्थायी चुंबक यानी कि परमानेंट मैग्नेट बनाने के काम में आता है। जिसकी धारण शक्ति अधिक होगी वह परमानेंट मैग्नेट होगा। तो इस तरह से जो है हम चुंबक का निर्माण करते हैं।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की चुंबकशीलता यानी परमिबिलिटी कितनी होती है। तो दोस्तों फेरोमैग्नेटिक में 1 से काफ़ी अधिक होता है और पैरामैग्नेटिक मटेरियल की चुंबकशीलता जो होता है 1 से थोड़ा अधिक होता है। 1 से थोड़ा अधिक होता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल में और 1 से काफ़ी अधिक होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में। तो दोस्तों में केवल क्या अंतर है दोनों में, फेरो और पैरामैग्नेटिक में, इसमें काफ़ी अधिक होता है लेकिन इसमें थोड़ा अधिक होता है। अब बात करें डायामैग्नेटिक मटेरियल की चुंबकशीलता कितनी होती है, तो 1 से कुछ कम होती है। तो तीनों का थोड़ा, इसमें थोड़ा है, इसमें काफ़ी है, इसमें कुछ है। तो इसमें 1 से काफ़ी अधिक होता है फेरोमैग्नेटिक में, पैरामैग्नेटिक में जो हमारा होता है 1 से थोड़ा अधिक होता है और डायामैग्नेटिक मटेरियल में जो है 1 से कुछ कम होता है। तो दोस्तों इस तरह से तीनों का गुण है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को हम देख लेते हैं 19 नंबर। 19 नंबर हमारा प्रश्न है दोस्तों कि चुंबक की शील्डिंग या स्क्रीनिंग के लिए प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ क्या कहलाता है। तो दोस्तों मृदु लोहा। चुंबक की शील्डिंग स्क्रीनिंग के लिए प्रयोग किया जाने वाला जो पदार्थ होता है मृदु लोहा कहलाता है। तो मृदु लोहा होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि क्षण चुंबक के चारों ओर पैदा हुई चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा क्या होती है। तो दोस्तों क्षण चुंबक के चारों ओर पैदा हुई चुंबकीय जो बल रेखाएं होती हैं वो जो है यन से यस की ओर चलती हैं। इस तरह से ये हमारा यन है और ये हमारा यस है। तो यन से यस की ओर चलती हैं चुंबकीय बल रेखाएं, लेकिन चुंबक के अंदर क्या होता है, यस से यन की ओर चलती हैं। चुंबक के अंदर जो चुंबकीय बल रेखाएं होंगी यस से यन की ओर चलेंगी, लेकिन बाहर जो है चुंबक के बाहर यन से यस की ओर चलती हैं। कुछ इस तरह से इनका की चुंबकीय बल रेखाएं चलती हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि जिस पदार्थ की धारण शक्ति कम होती है, अभी आया था कि जिस पदार्थ की धारण शक्ति उच्च होती है, तो यह हमारा प्रश्न थोड़ा चेंज है इसमें। तो जिस पदार्थ की धारण शक्ति कम होती है वह हमारा जो है कौन सा चुंबकीय पदार्थ में प्रयोग किया जाता है, अस्थायी चुंबक यानी कि आर्टिफिशियल अस्थायी चुंबक जो है में प्रयोग किया जाता है। इस तरह से जो है इन सभी का जो है अलग अलग गुण होता है। अस्थायी चुंबक में धारण शक्ति कम होती है और जो हमारा परमानेंट मैग्नेट यानी अस्थायी चुंबक होता है, अस्थायी चुंबक में धारण शक्ति जो है ये अधिक होता है, धारण शक्ति अधिक हो जाता है, लेकिन अस्थायी चुंबक में धारण शक्ति ये हमारा धारण शक्ति कम हो जाता है। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में चालक के साथ लौह क्रोड के घूमने से लौह क्रोड में उत्पन्न धाराएं क्या कहलाती हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र में चालक के साथ लौह क्रोड के घूमने से लौह क्रोड में जो उत्पन्न धाराएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं। तो दोस्तों भंवर धाराएं यानी ईडी करंट कहलाती हैं। तो दोस्तों ईडी करंट हमारा कहलाता है, जो लौह क्रोड में धाराएं उत्पन्न होती हैं वो हमारा भंवर धारा कहलाती है। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं कि कह रहा है कि 1 वेबर में कितना मैक्सवेल होता है। तो दोस्तों 1 वेबर बराबर 10⁸ मैक्सवेल, 10⁸ मैक्सवेल होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं। कह रहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग यानी अर्थात युग्मन गुणांक का फार्मूला क्या होता है। कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, तो युग्मन गुणांक के बराबर m/√L1 × L2, जो कि हम ये जो है इस फार्मूले को हम निकलवाए थे और जो है इस पे हम न्यूमेरिकल भी पिछली क्लास में करवा चुके हैं। 2-3 लेक्चर पहले जो है इस फार्मूले से हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करवा चुके हैं। तो दोस्तों उसको पिछली लेक्चर में जाके आप लोग समझ लीजिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि चुंबकीय बल रेखाएं ध्रुवों पर क्या होती हैं। तो चुंबकीय बल रेखाएं ध्रुवों पर जो होती हैं सघन होती हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा होती हैं। सघन का मतलब बहुत ज़्यादा। तो चुंबकीय बल रेखाएं ध्रुवों पर बहुत ज़्यादा होती और ध्रुवों पर चुंबकत्व का गुण भी बहुत ज़्यादा होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि वह पदार्थ जिसे सरलता से
चुंबक बनाया जा सकता है उसे क्या कहा जाता है? लौह चुंबकीय पदार्थ। वह पदार्थ जिसे सरलता से चुंबकीय पदार्थ बनाया जा सकता है उसे हम लौह चुंबकीय पदार्थ के नाम से जानते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों कौन सा पदार्थ डायामैग्नेटिक पदार्थ का उदाहरण है? तो दोस्तों निकिल तो हमारा हो जाएगा फेरोमैग्नेटिक हो जाएगा, ग्लास हमारा हो जाएगा जो है डायामैग्नेटिक मटेरियल, और एल्युमिनियम हमारा हो जाएगा पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा ये हमारा बी ऑप्शन होगा, यानी कि डायामैग्नेटिक मटेरियल हमारा ग्लास है। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न में हम देखते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व B तथा चुंबकीय बल H का अनुपात क्या कहलाता है? तो परमेबिलिटी कहलाता है, यानी कि चुंबकशीलता म्यू ए एब्सोल्यूट परमेबिलिटी कहलाता है। तो दोस्तों B/H फार्मूला इसका हो जाएगा B/H, जो हमारा फार्मूला निकल के आएगा B/H, इस तरह से जो है निकल के आएगा। तो इस तरह से फार्मूला निकलता है। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं कि स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया गया चुंबक किस दिशा में ठहरता है? तो दोस्तों ये हमारा पहले लेक्चर में ही जब हम मैग्नेटिक का लेक्चर स्टार्ट किए थे, लगभग मान के चलिए 7वां लेक्चर या 8वां लेक्चर में। तो दोस्तों 7वां 8वां लेक्चर नहीं 15वां लेक्चर लगभग होगा। तो दोस्तों उसमें शुरू में ही हम बताए थे कि जब किसी चुंबक को किसी धागे में बांध कर जब हम लटकाते हैं, स्वतंत्रतापूर्वक लटकाते हैं, तो जो हमारा चुंबक ठहरता है तो उत्तर एवं दक्षिण दिशा में ठहरता है, तो उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहर जाता है। इस तरह से इसका गुण होता है। तो दोस्तों इसमें फिर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की प्रश्न आ गया है, तो देख लेते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की चुंबकशीलता यानी इकाई से कितना अधिक होता है या कितना कम होता है या कितना ज़्यादा होता है, तो उसको बताना है। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की चुंबकशीलता इकाई से बहुत अधिक होता है। फेरोमैग्नेटिक का बहुत अधिक होता है और पैरामैग्नेटिक का कुछ अधिक होता है, और जो हमारा डायामैग्नेटिक होता है एक से कुछ कम होता है। तो इस तरह से इनका गुण होता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है विद्युत चुंबक की क्रोड के लिए उपयुक्त पदार्थ कौन सा है? तो दोस्तों माइल्ड स्टील। चुंबकीय क्रोड के लिए जो है उपयुक्त पदार्थ होता है माइल्ड स्टील होता है। माइल्ड स्टील जो है क्रोड बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। एल्युमिनियम निकिल कोबाल्ट से बनाई गई चुंबकीय मिश्र धातु क्या कहलाती है? तो दोस्तों एल्निको कहलाती है। एल्निको Al से एल्युमिनियम हो गया और N से निकिल हो जाता है, और CO से हमारा कोबाल्ट हो जाता है, Ni से निकिल और Al से एल्युमिनियम। इस तरह से दोस्तों हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस नियम के द्वारा विद्युत वाहक बल यानी मैग्नेटिक मोटिव फोर्स EMF की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम के द्वारा EMF की दिशा ज्ञात की जाती है? तो दोस्तों EMF की दिशा जो ज्ञात की जाती है लेंज के नियम से। लेंज साहब ने जो है विद्युत वाहक बल की दिशा को बताया था। तो इस तरह से जो है EMF की दिशा का निर्धारण हुआ था। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं कि किसी दो समांतर धारावाही चालक के बीच लगने वाला बल क्या होता है? तो दोस्तों लगने वाला बल जो होगा तो 2 × 10⁻⁷ निर्वात में चुंबकशीलता यानी निरपेक्ष चुंबकशीलता अभी जो हम बात किए थे, तो उसका जो है होता है 4π × 10⁻⁷ ये बताए थे। लेकिन जो समांतर धारावाही चालक के बीच लगने वाला बल होता है 2 × 10⁻⁷ न्यूटन मीटर होता है दोस्तों। और बात करें जो अभी उसमें बल लगने वाला होता है, धारा की दिशा जो है एक ही दिशा में होता है, तो वही इसमें बल लगता है
2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर। इस तरह से जो है उसमें आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है। तो दोस्तों 2 × 10⁻⁷ न्यूटन मीटर। तो इस तरह से जो होता है दो धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल 2 × 10⁻⁷ न्यूटन मीटर होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं कि अस्थायी चुंबक का प्रयोग किस डिवाइस में नहीं किया जा सकता। अस्थायी चुंबक का प्रयोग किस डिवाइस में नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर में नहीं कर सकते हैं, मोटर में नहीं कर सकते हैं, बड़ी मशीनों में नहीं कर सकते हैं। तो इन सभी जगह हम नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि आपेक्षिक चुंबकशीलता यानी रिलेटिव परमेबिलिटी किस पदार्थ में नियत नहीं होता। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है हमारा, उसमें रिलेटिव परमेबिलिटी का मान जो है पदार्थ में नियत नहीं होता है। आपेक्षिक चुंबकशीलता जो है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में नियत नहीं होता है। अब बायो-सेवर्ट का नियम किसका मॉडिफिकेशन रूप है। तो बायो-सेवर्ट का नियम एम्पियर के नियम का जो है मॉडिफिकेशन नियम होता है। बायो-सेवर्ट नियम एम्पियर के नियम का मॉडिफिकेशन, तो इस तरह से मॉडिफाई हुआ है बायो-सेवर्ट का नियम एम्पियर के नियम से। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है मशीनों के बारे में हम देखते हैं कि कोर बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग हम करते हैं। यानी कि मशीनों के कोर बनाने में किस पदार्थ का, मैग्नेटिक मटेरियल का हम प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों उच्च चुंबकीय प्रवृत्ति यानी कि हाई मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और लो कोर्सिविटी होनी चाहिए। निग्रह जो हमारा कोर्सिव मतलब निग्रह बल जो होता है, लो कोर्सिविटी होना चाहिए। तो इस तरह से चुंबकीय प्रवृत्ति जो है उच्च होनी चाहिए और जो है लो कोर्सिविटी होनी चाहिए। मशीनों को कोर बनाने के पदार्थ का मैग्नेटिक मटेरियल जो होता है वो हाई मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और लो कोर्सिविटी होनी चाहिए, इस तरह से होनी चाहिए। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है वो कौन सी राशि है। तो दोस्तों सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं कि एल्युमिनियम एवं प्लेटिनम किस प्रकार के पदार्थ हैं। एल्युमिनियम एवं प्लेटिनम किस प्रकार के पदार्थ हैं। तो दोस्तों पैरामैग्नेटिक मटेरियल पदार्थ हैं। एल्युमिनियम और प्लेटिनम जो हमारा होता है इस तरह से पैरामैग्नेटिक मटेरियल कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों हम देखते हैं कि स्टील की अपेक्षा वायु का रिलेक्टेंस यानी प्रत्याश, रिलेक्टेंस मतलब प्रत्याश कितना होता है। तो वायु का रिलेक्टेंस जो होता है अधिक होता है। स्टील की अपेक्षा वायु का रिलेक्टेंस अधिक होता है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हमारा है आपेक्षिक चुंबकशीलता निर्वात में कितना होता है। आपेक्षिक चुंबकशीलता भी जो बात किए थे स्टार्टिंग में प्रश्न में और अभी भी बताया गया था। तो दोस्तों ये हमारा होता है 4 पाई × 10⁻⁷ हेनरी प्रति मीटर होता है, इस तरह से होता है। और रिलेटिव परमेबिलिटी जो होता है वो हमारा मात्रक रहित राशि होता है और एब्सोल्यूट परमेबिलिटी का मात्रक भी हेनरी प्रति मीटर होता है। तो इस तरह से दोस्तों हम फार्मूला को याद रखना है और निर्वात में आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान कितना होता है इसको भी हमें याद रखना है। ये हमारा याद रखने की ज़रूरत है। इस तरह से आप लोग याद में रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा देख लेते हैं। 45 नंबर प्रश्न तक देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न में हमारा बचा रहेगा जो वो क्वेश्चन हम करवाएंगे। लगभग 25 क्वेश्चन बचे रहेंगे तो उनको भी करवाएंगे। अभी इसमें से कुछ प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो उसको हम अगले जो है लेक्चर में बताएंगे। तो दोस्तों इसमें हमारा है हिस्टैरिसीस लॉस को कम किया जा सकता है। तो कम किया जा सकता है लेकिन हिस्टैरिसीस लॉस को हम पूरी तरह से समाप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोर को लेमिनेटेड करके
हम हिस्टैरिसीस लॉस को कम कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन समाप्त नहीं कर सकते हैं। दोस्तों बात करें जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से हम ज्ञात करते हैं। जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ यानी इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स की दिशा जो है हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा 45 नंबर प्रश्न है कि मापन उपकरणों की डैम्पिंग वाइंडिंग में यंत्र डाट डाट के प्रभाव को कम करता है, यानी किस प्रभाव को कम करता है, तो एडी करंट यानी कि भंवर धारा हानि को कम करता है। तो दोस्तों मापन उपकरणों की डैम्पिंग वाइंडिंग में यंत्र डाट डाट के प्रभाव को कम कर लेता है, यानी एडी करंट भंवर धारा हानि को कम करता है। तो दोस्तों इस तरह से जो है इसका होता है, डैम्पिंग वाइंडिंग का प्रयोग इस तरह से हम करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, अस्थायी चुंबक का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट में बताना है, और जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में मैग्नेटिक के प्रश्नों को लेकर मिलता हूँ। आज की क्लास यहीं तक। दोस्तों इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद।